नमस्कार। RNTV नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। असम में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। दोनों को क्रमशः केंद्रीय पर्यवेक्षण और सह पर्यवेक्षण बनाया गया है और जहां पर दोनों नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई और नवनिर्वाचित नेता को बधाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी, जहां पर उन्होंने कई योजनाओं के तहत में करोड़ों रुपए की सहायता राशि ऑनलाइन जारी की। बता दें आपको, मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1.5 लाख से अधिक किसानों के खातों फसल मुआवजे के रूप में 370 करोड़ रुपए जारी किए। वहीं पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,76,000 महिला लाभार्थियों को 7वीं किस्त के रूप में 205 करोड़ रुपए भेजे गए। 7वीं किस्त जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बहनों को जो ये लाभ पहुंच रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन भी है, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से मजबूत करना, प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करने में हमारी सरकार वो लगी हुई है। इस योजना के तहत आज 9,76,000 लाभार्थी बहनों के खाते में आज 205 करोड़ रुपया अभी जारी हुआ है। इसे मिलाकर के अब तक 7 किस्तें वो जारी की जा चुकी है। 7 किस्तों में बहनों के खाते में 1,415 करोड़ रुपया जमा किया जा चुका है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का एक बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था और हमारे संकल्प पत्र का ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा, क्योंकि सरकारें घोषणाएं तो कर देती हैं, घोषणा करके जब सत्ता में आ जाते थे तो ये कहते थे भी 5 साल का हमारे पास मैंडेट है, आराम से इसको लागू करेंगे। लंबा समय लग जाता था और स्थिति ऐसी बन जाती थी कि लोग भूल जाते थे, क्योंकि 5 साल में धीरे धीरे करके लास्ट तक भूल जाते थे और फिर जो योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। दोबारा फिर नई घोषणा लेकर के आते थे, फिर वो घोषणा करते थे, लोग वोट दे देते थे। इसके उदाहरण हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल, हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब, बहनों को आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने की बातें अपने घोषणा पत्र में उनके द्वारा की गई, मंचों पे भी कही गई। 6 महीने रह गए इलेक्शन के, 7 महीने। ये तो हमने यहाँ जब बजट जारी करा तब थोड़ा सा उनको लगा भी कहीं न कहीं विधानसभा बुलाई जाए, परंतु 1 पैसा नहीं दिया किसी बहन को, खाली राजनीति करी। परंतु हमारी सरकार ने 1,415 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जमा कराने का काम आज 7वीं किस्त के माध्यम से किया है। जैसा आप सबको मालूम भी है कि इस योजना का शुभारंभ हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप बना करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर इसका ये शुरू किया था। मैंने ये वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आगामी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर यह आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1,80,000 रुपये अभी बजट में करने का निर्णय किया है। और इसके साथ साथ हमने बजट का दायरा भी बढ़ाया। पहले बजट 5,000 करोड़ रुपए का था, अब 6,500 करोड़ रुपए का है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा
क्योंकि इसके माध्यम से लाडो लक्ष्मी योजना के इसका लाभ हमने उन परिवारों की बहनों को भी दिया है जिन्होंने अपने बच्चों को निपुण करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया, या उन्होंने किसी गंभीर बीमारी से उनको आगे बढ़ाया है, या उनके बच्चों ने हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड भिवानी, जो उस बोर्ड के माध्यम से पढ़ते हैं बच्चे, 80% मार्क्स उन्होंने लिए हैं, उन माताओं को भी इसमें हमने जोड़ा है। इसका बड़ा लाभ प्रदेश की बहनों को मिल रहा है। और मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि विपक्ष के लोग कई प्रकार की भांति भांति की भ्रांतियाँ फैलाते रहते हैं, क्योंकि काम नहीं है, काम हो तो फिर दिक्कत होती नहीं होती, परंतु आप फ्री बैठे हैं, देखते रहते हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि विपक्ष कई बातों में वो गुमराह करता है, झूठ बोलता है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की अन्य सुविधाएं मैंने अभी विधानसभा के अंदर भी कही थी, जो विशेष सत्र बुलाया था, कि उसमें हैप्पी कार्ड जिसको मिला हुआ है या जिसका राशन कार्ड बना हुआ है, इसके कारण से नहीं कटेंगे। मेरा आग्रह है बहनों से कि इसमें और ज़्यादा आप अप्लाई करें। इसके लिए हम एक विशेष योजना कि इसको जागरूकता के द्वारा हमने कहा है कि जो हमारी ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के अंदर भी इसको हम चर्चा करके उन बहनों तक ये लाभ पहुंचाने का काम करेंगे जो बहनें छूटी हुई हैं, किसी कारण से उनका अप्लाई नहीं हुआ है, और वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सके और उनको इस योजना के साथ जुड़ने के कारण ये लाभ नहीं कटेंगे। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि विपक्ष लगातार गुमराह करता रहता है। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 18 तरह की ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत आज हमने 1146 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि सीधे 35,62,000 जो हमारे बेनिफिशरीज हैं के खातों में आज डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। अभी यहाँ से बटन डला है, उन तक वो राशि पहुंची है। मैं सभी सम्मानित बुजुर्गों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के कारण उनको समय पर ये राशि मिले, और समय पर जब राशि मिलती है तो उनके बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसके माध्यम से वो कर लेते हैं। और इनमें जो आज राशि जारी की है, इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो शामिल है। हमने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मॉडल को अपनाया है। इससे इसके तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्रता स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, क्योंकि हमने पहले भी ये कहा था, बिना आवेदन किए ही घर बैठे वो इन योजनाओं का, इस योजना के साथ जुड़ करके वो लाभ ले सकते हैं, उनको लाभ मिल रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ये भुगतान किया जा रहा है ताकि उनके खाते में पैसा चला जाए सीधा, और इसी से ही पारदर्शिता और सुशासन के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता है। क्योंकि हम देखते हैं कि लोगों को जब सीधा पैसा नहीं तो बहुत सारा पैसा बीच में लीक हो जाता था, उनको नहीं मिलता था, बुजुर्गों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। परंतु मैं सभी बुजुर्गों को बधाई भी देता हूं, क्योंकि उनका आशीर्वाद है और उनको समय पर ये राशि मिले, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि राज्य की सहायता हर ज़रूरतमंद और तथा समयबद्ध तरीके से उनके पास पहुंच रही है। और तीसरा एक आज महत्वपूर्ण जो काम किया है, मैं इसके लिए विभाग को भी बधाई देता हूं, क्योंकि हम काफ़ी समय से इसके ऊपर प्रयास कर रहे थे और हम सक्सेस हुए हैं। हमने आज इसको जो अनुसूचित जातियों, BC और
एससी समाज के बच्चों की जो छात्रवृत्तियाँ थी उसको केंद्र के पोर्टल के साथ जोड़ा है। और मुझे खुशी है कि 64,923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि वो जारी की गई है, वो उनके खाते में चली गई है, क्योंकि केंद्र के साथ ही पोर्टल में जोड़ दिया गया है। अब इसका लाभ मेरे ऐसे वर्ग के छात्रों को, नहीं तो लंबे समय तक घूमते रहते थे, उनको साल साल 2-2 साल 3-3 साल लग जाते थे, छात्रवृत्ति नहीं लगती थी, पढ़ाई पूरी हो जाती थी, पढ़ाई पूरी होकर के कहीं एडजस्ट भी हो जाते थे, छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, चक्कर काटते रहते थे। परंतु अब इस पारदर्शी तरीके से इसको ऑनलाइन जोड़ा है। पर मैं ये बात बोलता हूँ, इसका लाभ कितना मिलता है? विपक्ष के जो लोग दुष्प्रचार करते हैं का पोर्टल की सरकार है, भाई पोर्टल घर बैठे व्यक्ति को समय पे लाभ दे रहा है, पारदर्शी तरीके से लाभ दे रहा है। पोर्टल के जब लोगों को लाभ मिल रहा है तो फिर उन्होंने उन्हीं को हटा दिया। ये तो वही वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अगर पोर्टल हटाने की विपक्ष बात करता है तो समझो भ्रष्टाचार की बात करता है। इस कारण से उनको बाहर करने का काम किया है। साथियों की यह छात्रवृत्ति 2.5 लाख 2,50,000 तक वार्षिक आय वाले, जिन परिवारों की इनकम 2.5 लाख रुपए है, ऐसी समाज के परिवारों के 11वीं कक्षा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक विद्यार्थियों को ये दी जाती है। यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत पात्र विद्यार्थियों को ये जारी की गई है। और इससे पहले छात्रवृत्ति राशि वितरित करने की प्रक्रिया आप सब जानते हैं कि विभाग स्तर पर थी। विभाग स्तर वेरीफाई नहीं होता था, वो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उसके कारण से भुगतान में देरी होती थी और कई तकनीकी विसंगतियों का सामना भी उनको करना पड़ता था। वो कह देते कोई ऑब्जेक्शन लग गया, ये पूरा कर, वो पूरा कर, वो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए हमने ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी योजनाओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आज के साथ ऑन बोर्ड ये कर दिया है। इससे भुगतान की प्रक्रिया सरल हुई है, पारदर्शी हुई है और जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। तो साथियों, तीसरी जो आज योजना ऐसे परिवारों, क्योंकि जो परिवार इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करता है, आज हरियाणा प्रदेश के हमारे हर नागरिक जागरूक है और जब भी कोई इस प्रकार की बात होती है तो तुरंत इस पोर्टल के इन योजनाओं का लाभ लेता है। पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करके आज दिल्ली योजना सदर बाजार चौक पर वीर महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने भावुक और तीखे शब्दों में संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ केवल मूर्ति नहीं बल्कि स्वाभिमान की एक सदा जलती रहने वाली मिसाल संभावित यहाँ पर स्थापित की गई है, जो कि आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और आत्मसम्मान की प्रेरणा देती रहेगी। कार्यक्रम में बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि महाराणा प्रताप किसी एक धर्म या फिर जाति को लेकर, और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हम महाराणा प्रताप नाम लेते हैं तो जोश भर जाता है। जुबान धन्य हो गई है कि मुझे उस महामानव के बारे में बोलने का अवसर मिल रहा है जिसका नाम लेते ही शिराओं में रक्त का संचार तीव्र हो जाता है। वह नाम जिसने महलों के वैभव को ठुकराकर जंगलों की खाक छानना स्वीकार किया, लेकिन किसी भी विदेशी अग्रंता के आगे सर झुकाना स्वीकार नहीं किया, मस्तक झुकाना स्वीकार नहीं किया। उसका नाम है हिंद केसरी महाराणा प्रताप। चढ़ चेतक पर तलवार उठाओ, चढ़ चेतक
पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। हरियाणा सरकार ने 24 मई को होने वाली यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को लेकर सभी जिलों में पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इस परीक्षा के लिए फरीदाबाद में 37 और गुरुग्राम में 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा बैठक की, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और बैठक में कानून व्यवस्था, यातायात सुरक्षा और परीक्षा संचालन की व्यवस्था पर चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों पर बेहतर सुरक्षा, बिजली, परिवहन और भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी को यूपीएससी के दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने के लिए भी कहा गया। हरियाणा में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान किया गया। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक चला और प्रदेश के 7 शहरी निकायों में कुल 151 पदों के लिए 601 उम्मीदवारों की किस्मत भी दांव पर है। इनमें 3 नगर निगम पंचकूला, सोनीपत और अंबाला में मतदान किया गया। नगर निगम में मेयर पद के लिए 18 प्रत्याशी, नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए 6 उम्मीदवार और 3 नगर पालिकाओं में चेयरमैन पद के लिए 20 प्रत्याशी हैं। सभी की निगाहें अब 13 मई को आने वाले परिणामों पर टिकी है, जब ये तय होगा कि शहरी निकायों की कमान किसके हाथ में जाएगी। अंबाला में नगर निगम चुनाव उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री असीम गोयल ने चुनावी मोर्चा संभाला। मतदान के दिन आपको बता दें, असीम गोयल अलग अलग बूथों पर पहुंचे, जहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया। बूथों पर भारी संख्या में समर्थकों और मतदाताओं की मौजूदगी से चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म दिखाई दिया। उस दौरान ही असीम गोयल ने कार्यकर्ताओं से पूरी ऊर्जा के साथ में मतदान प्रक्रिया में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील करते हुए कहा कि सरकार चुनने का अधिकार जनता के हाथ में होता है। बूथों पर कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। शाहबाद के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप पहुंचे, जहां पर उन्होंने 24 मई को होने वाले राज्य स्तरीय महर्षि कश्यप जयंती समारोह का निमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विधायक ने कहा कि सरकार सभी समाजों के संतों और महापुरुषों की जयंती राज्य स्तर पर मना रही है, जिससे कि सामाजिक एकता को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समाज के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। चौबीस मई को महर्षि कश्यप जयंती अब की बार जो है प्रदेश स्तरीय है, कैथल में मनाई जा रही है। उसमें सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उसमें मुख्य अतिथि होंगे। उसका न्योता देने के लिए आज मैं शाहबाद हल्के के यहाँ पर रेस्ट हाउस में पहुँचा हूँ। देखिएगा आज मेरे साथ सुंदर माजरी जी मेरे साथ में हैं, रमेश कश्यप जी हमारे साथ में, कई सरपंच हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं। आज जो शाहबाद हल्के के करीब हमारे समाज के यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैंने इन सभी को जो है उस जयंती के लिए उनको न्योता दिया है और सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। सभी ने विश्वास दिलाया वो जिस प्रकार हर वर्ष वो काफ़ी संख्या में पहुंचने का काम करते हैं। पिछली बार ये यहाँ से लाडवा हरियाणा के भिवानी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया, लेकिन कर्मचारियों और प्रशासन के बीच में तीखी बहस हो गई और कई घंटे चली बातचीत के बावजूद कोई भी सहमति नहीं बन सकी। हड़ताली कर्मचारियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी 22 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती, तब तक शहर में सफाई कार्य नहीं होने दिया जाएगा।
कर्मचारियों ने गिरफ्तारी देने तक की चेतावनी दी है। वहीं पर शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हमारे जो नायब तहसीलदार साहब है, वे ड्यूटी मजिस्ट्रेट शहर की सफाई के लिए नियुक्त की गए है। जो हमारी जो समस्या थी, जो 17 सूत्रीय मांग पत्र थी, उनके बारे में हमने बात किया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी है वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। वो कह रहे अभी 10 ट्रैक्टर तो कटवा देगा। हमने कहा जी हम लेट जाओ, हमारे ऊपर से काट दे। वे जो कि डीसी साहब से बात करवा देंगे। जो हमारा जो मामला हो डीसी साहब का नहीं है, हमारा मामला आज हमारे ऊपर सारा प्रशासन थोप दिया हड़ताल खुलवाने के लिए। तो हम तो भाई सड़क पर लेट जाए, हमारे ऊपर गाड़ी चला के लीजिए, हम तैयार है मरने के लिए। हमने क्या करना, हमारे बच्चे भूखे पहले बैठ रहे। ये देखिए बहू बेटी खड़ी कैसे धूप के अंदर। ये प्रशासन जो है आध घंटे यहाँ लेट के दिखाओ, हमारे पास धूप में बैठ के दिखाओ, हम मान जाएंगे हाँ भी ठीक है। रही दूसरी बात, ना तो डीसी कर सकता हमारा काम, ना तहसीलदार, ना मजिस्ट्रेट, ना कोई एमपी, ना कोई एमएलए। हमारा काम। वहीं हरियाणा के भिवानी में घरेलू विवाद उस समय खूनी संघर्ष में बदल गया जब एक घर जमाई ने अपनी पत्नी और सास पर दराती से हमला कर दिया। हमले में मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई और जिन्हें इलाज के लिए भिवानी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल पत्नी सोनिया ने आरोप लगाया है कि उसका पति शराब का आदी है और पहले भी कई बार मारपीट कर चुका है। उसने कहा कि आरोपी ई रिक्शा में दराती लेकर आया और आते ही हमला कर दिया। सोनिया ने पुलिस से भी आरोपी के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पर घायल सास संतोष ने भी दामाद पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि आरोपी पहले भी कई बार झगड़ा और हमला कर चुका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान दर्ज किए गए। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस की छवि को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। वहीं पर अंबाला से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस की निष्पक्ष कार्यशैली की मिसाल पेश कर दी। यहां एक दंपति को झूठे धोखाधड़ी केस में जेल भेज दिया गया था और लेकिन इस मामले की गहन जांच हुई तो सच सामने आ गया। पुलिस ने न सिर्फ निर्दोष पति पत्नी को न्याय दिलाया बल्कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर झूठा केस दर्ज कराने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित दंपति ने पुलिस को भगवान का रूप बताते हुए निष्पक्ष जांच के लिए धन्यवाद दिया। देखिए, ये मामला ऐसा था कि किसी व्यक्ति ने ये आरोप लगाया कि उसके साथ ज़मीन बेचने के नाम पे धोखाधड़ी हुई है। तो उसने इस बारे में एक इकरारनामा प्रस्तुत किया और कहा कि इस इकरारनामे की उसके पास ज़मीन नहीं थी, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेच दिया। तो ये मुकदमा 2024 में शायद दर्ज हुआ था और उस मुकदमे में ये दोनों जो जिनको आरोपीगण बनाया गया था वो गिरफ्तार हुए थे। परंतु जब मुकदमे की गहनता से जाँच की गई तो पता चला कि इस व्यक्ति ने। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।